नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए तो आज की चर्चा को प्रारंभ करते हैं, आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं, बहुत सारे सिलेबस को हम लोग लेकर चल रहे हैं, जिसके साथ साथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी और वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी और मॉडर्न इंडिया। और आज से जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एक नई टॉपिक, वो हिस्ट्री है और उसको हम कहते हैं एंशिएंट हिस्ट्री, यानी प्राचीन इतिहास, जिसमें भारत का प्राचीन इतिहास, विश्व का प्राचीन इतिहास आदि जैसे पहलुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे बहुत ही सारवर्गिक और बहुत ही सटीक तरीक़ों से। तो आइए प्राचीन इंडिया, प्राचीन भारत या विश्व का प्राचीन जो क्षेत्र है, उन सभी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। आज की हमारी चर्चा क्या स्टार्ट क्या है, वो हम जानेंगे प्राचीन इतिहास यानी एंशिएंट हिस्ट्री। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एंशिएंट हिस्ट्री। और एंशिएंट हिस्ट्री में बहुत ही बेसिक लेवल से उठाकर टॉप तक पहुंचाने का प्रयास रहेगा। उसमें हर पहलुओं को, हर क्षेत्र को, वहाँ पे घटित हर घटनाओं को, हर समय में हुई हर बदलाव को जानने का प्रयास करेंगे कि चीज़ें किस तरह से परिवर्तन हुआ, किस तरह से क्लाइमेटोलॉजी चेंज होने से मानव का विकास हुआ, फिर मानव अस्तित्व में आया और फिर मानव धीरे धीरे क्या हुआ कि अपने अस्तित्व में एक बहुत बड़ा सराउंडिंग और एक बहुत बड़ा वायुमंडल का भाग बना और वायुमंडल में अपनी गतिविधियां को निर्वहन करना शुरू कर दिया। तो इन सभी पहलुओं पर हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो इतिहास को पढ़ने से पहले हम इतिहास को क्लासिफिकेशन इस तरह से करते हैं, और इस तरह से क्लासिफिकेशन करने के क्रम में पहला नजर आता है प्राग ऐतिहासिक काल, यानी प्री हिस्टोरी पीरियड, यानी प्री हिस्टोरी, प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल, प्री हिस्टोरी पीरियड, इसी को बोलते हैं प्री हिस्टोरी पीरियड। इसमें क्या था कि प्राग इतिहास काल, इतिहास का वह काल जिसमें मनुष्य पढ़ना लिखना नहीं जानता था और गुफाओं में रहता था, इसे ही कहते हैं प्राग ऐतिहासिक काल या प्री हिस्टोरी पीरियड। इसमें क्या था कि लिपि नहीं था। अब लिपि ही नहीं रहेगा तो लिटरेचर कहाँ से आएगा? यदि स्क्रिप्ट होता तो लिटरेचर की संभावना होती कि लिपि था तो कोई पुस्तक लिखी जा सकती थी। तो उस पुस्तक के माध्यम से उस तरह के, उस समय के समाज, उस समय के राजनीति, उस समय के अर्थव्यवस्था, उस समय के पारिवारिक गतिविधियां आदि को जान सकते थे, लेकिन ऐसी कोई संभावनाएं व्यक्त नहीं होती है। यानी मैं बता रहा हूं क्या, मैं ये बता रहा हूं कि प्राचीन इतिहास को पढ़ने के दौरान हम 3 कालखंडों में विभाजित करते हैं, प्री हिस्टोरी पीरियड, प्रोटो हिस्टोरी पीरियड और हिस्टोरिक पीरियड, यानी प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल को जानने के क्रम में हम ये जानते हैं कि प्राग ऐतिहासिक काल इतिहास का वह काल है जिसमें मनुष्य पढ़ना लिखना नहीं जानता था और गुफाओं में रहता था। उस समय लिपि नहीं था, और जब लिपि ही नहीं तो लिटरेचर कहाँ से आएगा? अब जब कोई लिटरेचर नहीं है तो उस समय के समाज क्या था, उस समय के अर्थव्यवस्था क्या थी, उस समय के जो व्यापारिक ट्रेड था, फॉरेन ट्रेड था, उसकी अवस्था कैसे थी, उसकी जानकारी कैसे उपलब्ध होगी? तो इसी को कहते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। आगे देखिए, आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल यानी प्रोटो हिस्ट्री। आद्य ऐतिहासिक काल में क्या हुआ कि धीरे धीरे परिवर्तन होता गया। तो यहाँ पे क्या है कि लिपि है, क्या है? लिपि मीन्स स्क्रिप्ट है लेकिन नॉट रीडेबल, यानी इस लिपि को हम पढ़ नहीं पाए हैं, यानी रीडेबल नहीं है, चित्रात्मक रूप में लिखी गई है। तो क्या चित्र को हम पढ़ सकते हैं? ये लिपि इस तरह से है, इस तरह से है, इस तरह से है, दाएं से बाएं और बाएं से दाएं और दाएं और बाएं और दाएं से बाएं लिखे जाने वाले लिपि को बुस्ट्रोफेदन की पद्धति कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बुस्ट्रोफेदन की पद्धति। तो इसको हम कैसे पढ़ सकते हैं? इसलिए आद्य ऐतिहासिक काल, इतिहास का वह काल जिसमें लिपि तो है लेकिन लिपि नॉट रीडेबल है, यानी उस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है। अब जब लिपि को पढ़ा ही नहीं जा सका है तो कैसे अनुमान हम लगाएंगे उस समय के सभ्यता क्या था, संस्कृति क्या था? लेकिन उसके रहन सहन, उसकी वेशभूषा, उसकी चित्रकला आदि के आधार पर हम बताने में सक्षम हुए हैं कि यहाँ की समाज ऐसी रही होगी जैसे में सिंधु घाटी की सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, यह सिविलाइजेशन
उस जमाने का एक बहुत डेवलप और नगरीय सिविलाइजेशन था, जिसमें अनेक प्रकार के नगर थे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल आदि जैसे जैसे क्या थे कि क्षेत्र थे, नगर थे। तो इसको हम कहते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। तो पूछेगा प्रश्न हमेशा आपसे कि सिंधु घाटी सभ्यता किस काल के दौरान आता है, तो आद्य ऐतिहासिक काल। आगे देखिएगा, आगे है हिस्टोरिक पीरियड, यानी ऐतिहासिक काल। अब ये कौन काल है, तो ऐतिहासिक काल इतिहास का वह काल जिस समय लिपि भी है और पठनीय भी है, मतलब स्क्रिप्ट भी है और रीडेबल भी है। अब यदि लिपि को पढ़ा जा रहा है, तो उस लिपि को पढ़ा जा रहा है तो हम आसानी से पता लगा लेंगे कि उस समय का समाज, उस समय की सोसाइटी, उस समय की अर्थव्यवस्था, उस समय का इकोनॉमी और उस समय का जो फॉरेन ट्रेड था वो कैसा था, बहुत ही अच्छा से जानेंगे। तो हम इन सब चीज़ों को ऑल ओवर बहुत ही क्लासिफिकेशन करके हर एक पहलुओं पर चर्चा करेंगे। लेकिन आपको अभी मैं एक छोटा सा ज्ञान दे रहा हूँ कि ज्ञान क्या दे रहा हूँ, छोटा सा ज्ञान दे रहा हूं। उसके तहत ये मैं बता रहा हूं कि प्राचीन इतिहास के तहत हम 3 भागों, प्राचीन इतिहास को जब पढ़ना शुरू करते हैं तो उसे 3 भागों में क्लासिफिकेशन करते हैं: प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। यानी प्री हिस्टोरी पीरियड, प्रोटो हिस्टोरी पीरियड और हिस्टोरिक पीरियड। अब इन तीनों के बारे में जानते हैं डिटेल, तो ये पता लगता है कि प्राग ऐतिहासिक काल इतिहास का वह काल जिसे मनुष्य पढ़ना लिखना नहीं जानता था और गुफाओं में रहता था। इस समय लिपि ही नहीं है। अब लिपि ही नहीं है तो लिटरेचर कहाँ से आएगा? अब जब लिटरेचर नहीं आएगा तो उस समय का समाज, सोसाइटी, अर्थव्यवस्था, फॉरेन ट्रेड, फॉरेन पॉलिसी कैसी है, कोई पता चलेगा? बिल्कुल नहीं। अगला है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल इतिहास का वह काल जिसमें लिपि तो है लेकिन नॉट रीडेबल है, यानी अपठनीय है। जैसे में सिंधु घाटी की सभ्यता, इस सभ्यता में चित्रात्मक लिपि थी, चित्रात्मक इस तरह से था, तो क्या इस चित्र को पढ़ा जा सकता था? और यह भी चित्र था जो दाएं से बाएं और बाएं से दाएं लिखा जाता था, जिस पद्धति को बुस्टोफेदन की पद्धति कहते थे। फिर कौन है? ऐतिहासिक पीरियड यानी हिस्टोरिक पीरियड। इसको हम क्या कहते हैं हिंदी में? इतिहास काल। इसे में लिपि भी है और पठनीय भी है, यानी लिपि भी है, इसको हम पढ़ सकते हैं, जिससे हम उस समय की अर्थव्यवस्था और समाज की आर्थिक गतिविधियों को जान पाएंगे। दिट इज स्टेटमेंट इज क्लियर। ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। अब आगे जानते हैं कि इतिहास का अध्ययन का स्रोत क्या होता है। ये तो मैं आपको एक बात बताने का काम किया कि इतिहास को कैसे पढ़ना चाहिए। इसी में प्रागैतिहासिक काल में कौन सा काल आता है? पाषाण काल आता है। ठीक, तो लेकिन सबसे बड़ी प्रश्न उठती है कि हम जब इतिहास को पढ़ते हैं, खास करके प्राचीन इतिहास, तो प्राचीन इतिहास पढ़ने का हमारा स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए? उस स्ट्रेटजी पर हमें विशेष ध्यान देना होगा। तो उस स्ट्रेटजी पर जब हम ध्यान देते हैं तो हमें पता चलता है कि इतिहास का अध्ययन का स्रोत निम्न प्रकार के हैं। कुछ पुरातात्विक स्रोत हैं, आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेस, कुछ साहित्यिक स्रोत है यानी लिटरेचर रिसोर्सेज। यानी इतिहास को अध्ययन करने के लिए हमारे पास 2 तरह के स्रोत हैं। एक क्या है? पुरातात्विक स्रोत यानी आर्कियोलॉजिकली रिसोर्सेज, और दूसरा क्या है? साहित्यिक स्रोत यानी लिटरेचर स्रोत। अब इसके पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? तो अभिलेख आएंगे, सिक्के आएंगे, मृदभांड आएंगे। मृदभांड मीन्स मिट्टी का बना हुआ बर्तन। इट इज क्लियर। कलाकृतियां आएंगे कि उस समय के मानव देखते थे, चित्र के माध्यम से अपना भावनाओं को अभिव्यक्त करते थे, अपने भावनाओं को किसी के सामने प्रकट करते थे। किसके माध्यम से? कलाकृतियों के माध्यम से और चित्रकला के माध्यम से। फिर आगे क्या है? साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में 2 तरह के स्रोत आते हैं, धार्मिक साहित्य और धर्मनिरपेक्ष साहित्य। धार्मिक साहित्य में आप देखिए वेद, पुराण, आरण्यक, उपनिषद आदि आएंगे, और धर्मनिरपेक्ष में इंडिका, मृच्छकटिकम जो सुंदरक ने लिखा था, इंडिका मेगास्थनीज ने लिखा था, मृच्छकटिकम सुंदरक ने लिखा था, मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त ने लिखा था, सुयुकी, चूंकि सुयुकी एक बहुत ही प्रशंसनीय किताब है। तो चीज़ों को आपको ऐसे समझना होगा। इसको मैं फिर पुनः बता देता हूं कि इतिहास का अध्ययन का स्रोत हम कैसे जान सकते हैं कि इतिहास हमारा क्या रहा होगा। तो कुछ तो स्रोत रहा होगा, कुछ तो रिसोर्सेज रहे होंगे।
तो जब इस वाले बिंदु पर हम बात करते हैं कि इतिहास का अध्ययन का स्रोत क्या होगा, तो हम इसे दो भागों में देखते हैं, एक पुरातात्विक स्रोत और दूसरा साहित्यिक स्रोत, यानी आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज और लिटरेचर रिसोर्सेज। अब देखिए, पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत अभिलेख, सिक्का, मृद भांड मीन्स मिट्टी का बना हुआ बर्तन, फिर कलाकृतियां। उस समय के मनुष्य क्या करते थे, अपने कला और चित्र कला के माध्यम से अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करते थे, किसी के सामने क्या करते थे, रिप्रेजेंट करते थे। साहित्य स्रोत में कौन आएंगे, तो धार्मिक साहित्य में क्या आएंगे, वेद, पुराण, आरण्यक, उपनिषद। और फिर धर्मनिरपेक्ष साहित्य में क्या आएंगे, तो इंडिका, मेगास्थनीज का, फिर मृक्ष कटिक्कम कौन लिखे हैं, शूद्रक, और फिर मुद्रा राक्षस, विशाखा दत्त और सुयुकी। ये सारी जो है कौन है, तो ये साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत ये सारे आएंगे। तो इस चीज को आपको समझ में आना चाहिए बहुत ही अच्छा से कि इतिहास का अध्ययन के लिए हमारे पास क्या रिसोर्सेज हैं। उन रिसोर्सेज के आधार पर ही हम चीज़ों को आज के नज़रिए से देखते हैं कि उस समय का क्या समाज और क्या विदेश पॉलिसी रही होगी। अब देखिए, आगे हम जानते हैं प्रागैतिहासिक काल के बारे में। तो एक पड़ाव आता है पाषाण काल। पाषाण काल वह काल जिस समय मनुष्य गुफाओं में तो रहता था, लेकिन पाषाण एरा था। पत्थरों से उन्होंने क्या करता था, छोटी छोटी हथियार बनाते थे और उन पत्थरों के हथियार बनाकर चीज़ों को क्या कहते थे, वस्तुओं को, जानवरों को, जंगली जानवरों को मारकर खाने का प्रयास करते थे और खाते थे। तो ये पाषाण काल है। लेकिन पाषाण काल की जो पहली अभिव्यक्ति सामने आती है वो रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने 1863 में, यह एक हिस्टोरियन है, रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने 1863 ईस्वी में मद्रास के पल्लेवरम से, कहां से, मद्रास में पड़ता है पल्लेवरम, और मद्रास के पल्लेवरम से पहली बार पाषाणिक, दिख नहीं रहा होगा, पहली बार पाषाणिक साक्ष्य प्रमाण में आए। पाषाणिक साक्ष्य मतलब पाषाण काल से संबंधित पहली बार जो कि अस्तित्व में कोई साक्ष्य आया, तो आया 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट के नेतृत्व में। आगे देखते हैं, आदि मानव, उस समय का आदि मानव अगर हम कहें तो आदि मानव के रूप में कौन थे, हेमोनिडस थे, जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के तटीय किनारों पर इसकी निवास होती थी। आदि मानव कौन थे, हेमोनिडस, जो अफ्रीका के तटीय मैदानों पर वो निवास करते थे। अगला देखिए, दिख नहीं रहा होगा लेकिन मैं बोल रहा हूं कि भारत में आदि मानव कौन थे, तो रामापिथेकस थे। भारत में अगर आदि मानव पूछे जाए कि भारत में आदि मानव कौन थे, तो रामापिथेकस थे, जो शिवालिक पहाड़ियों के अंतर्गत निवास करते थे। कौन पहाड़ियों के अंतर्गत, शिवालिक पहाड़ियों के अंतर्गत। इस चीजों को आप याद रखें। आगे देखते हैं। अब आगे देखें, जावा मानव जो कि एशिया का पहला आदि मानव था। जावा मानव था, मतलब जावा इसे संबोधित किया जाता था इस तरह से कि जावा मानव एशिया का पहला आदि मानव था, जिसे हम कहते थे होमो इरेक्टस। क्या कहते थे, होमो इरेक्टस। आप कालाक्रम समझ रहे हैं, डायरेक्ट होमोसेपियंस जो बुद्धि मानव के रूप में आया, अचानक वो नहीं आया, ये सारी काल क्रम बीता है मानव के विकास में। तब धीरे धीरे क्या हुआ है कि एक बुद्धिमत्ता पूर्ण मानव पृथ्वी पर उत्पन्न हुआ है। तो जावा मानव एशिया का पहला आदि मानव था, जिसे क्या कहते थे, हेमो इरेक्टस। क्या कहते थे, हेमो इरेक्टस। फिर आगे उसी कड़ी में देखिएगा कि सिनथ्रोपस मानव, सिनथ्रोपस मानव जो कि ये कहाँ पाया जाता था, तो पिकिंग मानव, इसे कहते थे पिकिंग मानव। सिनथ्रोपस मानव जो था, ये भी मानव के कालक्रम का एक हिस्सा रहा है, मानव के बुद्धिमत्ता पूर्ण के विकास में एक हिस्सा रहा है सिनथ्रोपस मानव, जिसे हम कहते थे पिकिंग मानव। और ये कहाँ पाया जाता गया है, चीन में पाया गया है। कहाँ पाया गया है, चीन वाले क्षेत्र में पाया गया है। आगे देखिएगा, उसी तरह से फिर अगला मानव आया है निएंडरथल मानव। निएंडरथल मानव ये कहाँ का मानव था, तो जर्मनी का मानव था, और इसे मृतकों का सभ्यता, यानी इस वाले क्षेत्र में मृतकों का सभ्यता
कहा पाया देखा गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब इन सब चीज़ों की खोज हुई, तो जब खुदाई हुआ तो खुदाई के दौरान बहुत तेजी गति से मृत हड्डियों का अवशेष प्राप्त हुआ। जो मानव का हड्डी था उससे यह स्पष्ट लगाया गया कि यह मृतकों का सभ्यता रहा होगा। लेकिन इन सभी कार्यक्रम के विकास होने में जो फाइनली डेवलपमेंट होकर आया वो आया आधुनिक मानव, आधुनिक मानव ज्ञानी, आधुनिक मानव ज्ञानी, आधुनिक मानव ज्ञानी मानव के रूप में कौन आया? हेमो सेपियंस, हेमो सेपियंस, हेमो सेपियंस, हेमो सेपियंस। इतना बातें आपको समझ में आया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। आगे देखते हैं। अब फिर बात आ जाती है कि ये मानव का जो एक नज़रिया विकसित हुआ अपने डेवलपमेंट को लेकर, ये सारी बातों को हमने जाना। लेकिन अब हम ये जानते हैं कि पाषाण काल में मानव पाषाण काल से किस तरह से धीरे धीरे वो अपनी जीवन में परिवर्तन करते गया और उस परिवर्तन का क्रांति हुई, जिसके कारण मानव फिर एक अच्छा जीवन जीने के लिए एक सही वातावरण में और एक सही अवस्था में आ पहुंचा। तो वह कौन काल रहा होगा? तो आप जानते हैं कि यह पाषाण काल रहा होगा। और पाषाण काल में मनुष्य क्या करते होंगे कि पत्थरों का प्रयोग करते होंगे, पत्थरों का औजार बनाते होंगे। पत्थर का औजार इस तरह से होता था और उसके आगे वाले भाग पर नुकीला होता था, नुकीला, और उसे भाला जो होता है ना उसी टाइप का। और वो पत्थर को पकड़ते थे ऊपर वाले सिरा पर और पकड़ के ऐसे फेंकते थे जंगली जानवरों पर, जिसके कारण जंगली जानवरों पर लगने के कारण वो घायल हो जाता था और जो जंगली जानवरों का भागने का जो गति हो जाती थी वो धीमी हो जाती थी। फिर मानव का एक समूह जाकर उस जानवरों का मार डालते थे और फिर उसका भोजन के रूप में उपयोग करते थे। और एक बड़े जानवर होता था जिसको मारता था और भोजन के लिए रखता था। लेकिन आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि जब जानवर को मार के हम रखेंगे तो सड़ता नहीं होगा? तो उत्तर है नहीं। क्यों नहीं? इसके पीछे रीजन है, क्योंकि यह वह काल है जिस समय आइस एरा है, यानी जो डिग्रियां है, जो बर्फीलाई क्षेत्र है वो बहुत निम्न स्तर पर चला गया था। अब जब 10 डिग्री सेल्सियस नीचे जाए तापमान तो बर्फ हो जाएगा क्षेत्र, और बर्फ वाले क्षेत्र में कोई भी वस्तु को अगर मैं मार के रख दूं तो वो ज़्यादा दिन तक खराब नहीं होती थी और उसी में से फिर वो लोग सारे समूह के लोग अपना भोजन करते थे। तो इस चीज़ को आपको समझना होगा कि पाषाण काल क्या है, यानी वह काल जिसमें मनुष्य क्या करता होगा, पत्थरों के हथियार और पत्थरों का प्रयोग करके अपने जीवन के निर्वहन करने के लिए जंगली जानवरों का मारते होंगे। आगे देखिएगा। लेकिन पाषाण काल को हम 3 भागों में बांटते हैं: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। यानी पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज। समझ में आ रहा है? पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज। और पैलियोलिथिक एज का जो टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड पर विद्वानों में, हिस्टोरियन में इसके लेकर हमेशा मतभेद आपको मिलेगा। तो एक सर्वमान्य टाइम पीरियड जो सर्वसहमति से तय किया गया, वो तय किया गया एयरलिस्ट, यानी प्रारंभ से लेकर 10,000 BC। फिर मध्य पाषाण काल का टाइम पीरियड तय किया गया 10,000 BC से 60,000 BC। और फिर नव पाषाण काल का टाइम पीरियड 6,000 BC से 3500 BC। इतना बातें आपको याद हुआ या नहीं? यानी पाषाण काल वह काल है जिसमें मनुष्य अपने जीवन को निर्वहन करने के लिए पत्थरों पर आधारित थे और पत्थरों के माध्यम से बड़े बड़े जानवरों को मारकर अपना भोजन के रूप में प्रयोग करते थे। लेकिन पाषाण काल को हम 3 फेज में देखते हैं: पूरा पाषाण काल यानी पैलियोलिथिक एज, और मध्य पाषाण काल मेसोलिथिक एज, और नव पाषाण काल नियोलिथिक एज। इसका टाइम पीरियड है पैलियोलिथिक एज का एयरलिस्ट, यानी प्रारंभ से लेकर 10,000 BC, और मेसोलिथिक एज का 10,000 BC से 60,000 BC, और नियोलिथिक एज का कितना? तो 60,000 BC से 6,000 BC से 3500 BC। इस चीज को आपको समझ में आया होगा। यानी आप यदि इस टाइम पीरियड के क्लासिफिकेशन को समझ जाते हैं तो आपके लिए यहाँ का हिस्ट्री बहुत ही आसान और यूजफुल हो जाएंगे।
तो आपको मैं पुनः इसको बताने का प्रयास करूंगा कि पाषाण काल यानी स्टोन एज, पाषाण काल यानी स्टोनेज। स्टोनेज वह पीरियड है जिस समय मनुष्य अपने जीवन के निर्वहन करने के लिए पत्थरों पर आधारित होते थे और बड़े बड़े पत्थरों से जो नोकीला होता था उससे मार के जानवरों को उसका भक्षण करके अपने भोजन के लिए प्रयोग करते थे ताकि उसकी जीवन निर्वहन चलता रहे। पाषाण काल को हम 3 भागों में देखते हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, यानी पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक एज का सर्वमान्य टाइम पीरियड है 10,000 बीसी से लेकर, यानी प्रारंभ से 10,000 बीसी। मेसोलिथिक का 10,000 बीसी से 6,000 बीसी और नियोलिथिक एज का 6,000 बीसी से 3500 बीसी। यह कालक्रम जो है में बहुत विद्वानों में और हिस्टोरियन में मतभेद है, लेकिन आपको इन सब चीज़ों को ही मानना पड़ेगा। तो ये चीज़ें याद हो गई होगी। आगे देखते हैं। अब जो पूरा पाषाण काल है इसका भी क्लासिफिकेशन किया गया है। अब पूरा पाषाण का भी क्लासिफिकेशन है क्योंकि इस समय में मानव कैसे कैसे आगे बढ़ रहा है वो कालक्रम तो आपको बताएंगे ही, लेकिन साथ साथ आपको ये बताएंगे कि पूरा पाषाण काल में किस तरह का बदलाव हुआ जिसके कारण मानव क्या हुआ कि एक सामान्य जीवन जीने लगा। पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटते हैं। निम्न पूरा पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल यानी लोअर पैलियोलिथिक एज। मध्य पूरा पाषाण काल को भी हम 3 भागों में बांटते हैं, मिडिल पैलियोलिथिक एज, और पूरा पाषाण काल को भी हम 3 भागों में बांटते हैं, अपर पैलियोलिथिक एज। तो लिथिक मतलब क्या? पत्थर। पैलियोलिथिक, लिथिक मतलब पत्थर। तो इस चीज को समझिएगा कि निम्न पूरा पाषाण काल का जो टाइम पीरियड है वो 2.5 लाख बीसी से 1 लाख बीसी, 2.5 लाख बीसी से 1 लाख बीसी। और मध्य पूरा पाषाण काल का टाइम पीरियड 25,000 बीसी, 1 लाख बीसी से 25,000 बीसी। और फिर पूरा पाषाण काल का टाइम पीरियड समझिएगा 25,000 बीसी से 10,000 बीसी। किसका? पूरा पाषाण काल का। तो ये कालक्रम आपको समझ में आना चाहिए बहुत ही अच्छा से। जिस दिन इस कालक्रम को आप समझ गए तो आपको चीजें सभी समझ में आ जाएगी। आगे देखते हैं। अब जो पूरा पाषाण काल है उन सभी में भी एक नया परिवर्तन आया, उसको भी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो इसमें क्या परिवर्तन आया कि आधुनिक मानव के रूप में होमो सैपियंस का डेवलपमेंट, कला एवं चित्रकला का अधिक प्रभाव बढ़ा, यानी कला एवं चित्रकला के माध्यम से लोग अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने लगे थे। आगे देखिएगा कि कला के माध्यम से मानव अपने विचारों का अभिव्यक्त करते थे। ये सारे कौन काल में हो रहा है? तो अपर पैलियोलिथिक एज यानी पूरा पाषाण काल में। फिर इसी का अवशेष देखने को मिलता है कि अभिव्यक्ति चित्र के माध्यम से कैसे अपनी भावनाओं का अभिव्यक्त किया। इसका पूरी जानकारी देखने को मिलता कहाँ पे है? तो भीमबेटका के गुफाओं में। यानी भीमबेटका कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। वहाँ पे इसकी अवस्थिति और उस समय के मानव का जो क्या रहन सहन है उसकी चित्र मिला है, और चित्र के माध्यम से वह अपनी भावनाओं को व्यक्त करके बताना चाह रहे हैं। तो इस तरह से मैंने आपको एक बहुत बड़ा बेसिक ज्ञान और एंशिएंट हिस्ट्री का डेवलपमेंट कालक्रम बताने का प्रयास किया, और हम इसके बारे में डिटेल बात करेंगे अगली क्लास में। तब तक आप स्वस्थ रहिए, जुड़े रहिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।